प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें शायद लेक्चर नंबर 21 है, जिसके साथ हम कर रहे हैं अपनी यूनिट 3 की शुरुआत। यूनिट 3 जैसे लैग्रांजियन था ना, सेम ऐसे ही आपकी यूनिट 3 है। तो डिफरेंस क्या है बच्चा? डिफरेंस एक छोटा सा डिफरेंस है, नाना सा। जो लैग्रांजियन था, क्या था लैग्रांजियन, उसमें जो आपने लैग्रांजियन फंक्शन माना था बेटा, किस किस चीज का, क्यू डॉट क्यू का, क्यू डॉट का और टाइम का। याद है कुछ? सर याद है। क्यू डॉट क्या होता था? वेलोसिटी, यानी कि पोजीशन का डिफरेंशियल, यही तो होता था क्यू डॉट। तो जो लैग्रांजियन फंक्शन होता था वो होता था पोजीशन का, वेलोसिटी का और टाइम का। लेकिन जब हैमिल्टोनियन में आ जाते हैं तो वो फंक्शन बन जाता है बेटा पोजीशन, और वेलोसिटी के कंपोनेंट आ जाता है मोमेंटम। समझ रहा? हैमिल्टोनियन क्या है? एक एडवांस फॉर्म है लैग्रांजियन की। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती थी जो लैग्रांजे में सोल्व नहीं हो पाती थी। दूसरा एक कंडीशन ये भी है, लैग्रांजे की जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, याद है जो लास्ट वीडियो में आपने चर्चा करी थी, डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू को डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू गए, यही तो थी इक्वल टू 0। तो आप थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो कि जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सेकंड ऑर्डर की है ना, सेकंड ऑर्डर की, दो बार हो रहा है एक क्वांटिटी का कर्ली एल बाई कर्ली क्यू के डॉट, और उसका फिर डी बाई डी टी हो रहा है। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको पता है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। जैसे ही हम हैमिल्टोनियन में आते हैं, तो जब हम हैमिल्टोनियन की इक्वेशन निकाल लेंगे मोशन की, आज की वीडियो में नहीं है वो, आज की वीडियो में तो इसका बेसिक है हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म का, और एक फेज स्पेस टॉपिक है, वो हमें आज की क्लास में कवर करना है। लेकिन जब हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, आप देखना है कल या परसों में आ जाएगी, उसमें हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन आती है वो फर्स्ट ऑर्डर में आती है। अब जब बेसिक सी चीज है, हमारे पास एक ऑप्शन सेकंड ऑर्डर को सोल्व करने का, एक ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर को, तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे? सर हम फर्स्ट ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। तो बेसिक सी चीज है, तो फर्स्ट ऑर्डर को सोल्व करना क्या है, थोड़ा सा इजी है। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या है? कोई नथिंग, नई चीज नहीं आई। जैसे न्यूटोनियन से थोड़ा सा एडवांस है लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन से एडवांस आ गया हैमिल्टोनियन। तीनों बता एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन की जो थोड़ी बहुत कमियां थी वे लैग्रांजियन ने दूर करी, और लैग्रांजे की जो थोड़ी बहुत कमियां थी वे हैमिल्टोनियन ने दूर करी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देखो, हैमिल्टोनियन फंक्शन h, जैसे लैग्रांजियन को L से रिप्रेजेंट करते हैं, हैमिल्टोनियन को h से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैमिल्टोनियन फंक्शन h इज एन एडवांस पार्ट, एडवांस्ड, जानते हो हाई लेवल का पार्ट किसका? लैग्रांजे फंक्शन L का। तो ये कुछ भी नहीं है, क्या है? लैग्रांजे का एडवांस पार्ट है। जैसे लैग्रांजे में क्या यूज हो रही थी? पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम। इसमें वेलोसिटी की जगह क्या आ जाता है? मोमेंटम। देखो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट एक तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए लिखे हैं। तीनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? देखो क्या है, इन लैग्रांजियन फंक्शन, लैग्रांजियन फंक्शन की बात करें, द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज्ड आर पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम। यानी कि इसमें जो हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो कौन कौन से। पोजीशन आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना, जैसे मैंने पीओएस करके ऊपर एन लिख दिया, आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है, POSITION। पोजीशन हो गया हमारे पास, वेलोसिटी हो गया और समय हो गया। व्हाइल जबकि इन हैमिल्टोनियन, जब हम हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन की बात करते हैं, द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बीइंग यूज्ड आर, यानी कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यूज किए जाते हैं, कौन कौन से यूज किए जाते हैं? देखो पोजीशन तो ऐसा कैसा ही, टाइम भी ऐसा कैसा ही, कौन सा? वेलोसिटी की जगह किसने ले ली? मोमेंटम ने। नॉर्मली जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम टाइम को लेके भी नहीं चलते। जैसे लैग्रांजे में हम क्यू और क्यू के कोई सोल्व करने लग रहे थे, हमने टाइम का कोई खास रोल लेके नहीं चल रहे थे, फिर भी आपको डेफिनेशन में लिखना है। जैसे देखो लैग्रांजियन में क्या था? पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम। हैमिल्टोनियन में क्या है? पोजीशन, मोमेंटम और टाइम। यानी कि वेलोसिटी की जगह किसने ले ली? मोमेंटम ने ले ली, बाकी सब कुछ सेम है। अब जब लैग्रांजे का
वो वेलोसिटी हटा के हैमिल्टोनियन ने क्या डाल दिया, अपना मोमेंटम। तो उससे क्या फायदा हुआ, अब फायदा जानने की कोशिश करते हैं। एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण शॉर्टकमिंग ऑफ लैग्रांजियन फंक्शन इज दैट, यानी कि एक जो दिक्कत थी ना लैग्रांजियन फंक्शन की, एक समस्या, छोटी सी समस्या, वो क्या थी, इज दैट, यह थी कि लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ सेकंड ऑर्डर। जो मैं आपको बता रहा था कि लैग्रांजे की जो इक्वेशन है मोशन की जो हम निकाल रहे थे वो किसकी थी, इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड हेंस बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू सोल्व, और उसे सोल्व करना और ज्यादा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक, व्हाइल हैमिल्टोनियन पूरा लिखना है, इक्वेशन पूरा लिखना है, ऑफ मोशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि जो हैमिल्टोनियन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो फर्स्ट ऑर्डर की है। ये रहा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो और इसलिए एंड हैंस बिकम्स मोर सिंपलर लिख लो, इजियर लिख लो, टू सोल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स कौन सी, मैकेनिकल, समझ गए, लिख सकते हो मोर सिंपलर टू सोल्व मैकेनिकल प्रॉब्लम, और मैकेनिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना क्या हो जाता है, और आसान हो जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का ले लिया, चल, क्योंकि नोट्स भी प्रॉपर बने होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लैग्रांजिए में देखो एक टॉपिक हो रहा है आपका इसी यूनिट में जो आपके सिलेबस में दिया हो, एक तरीके से लैग्रांजियन की और आपके किसकी, हैमिल्टोनियन की कंपेयर, जो कंपेयर भी तो हो रही है। देखो पहली कंपेयर पॉइंट क्या था कि जो हैमिल्टोनियन था उसने वेलोसिटी की जगह मोमेंटम लिया। दूसरी कंपेयर क्या थी, इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है वो सेकंड ऑर्डर की आ रही है, किसमें, लैग्रांजियन में, लेकिन हैमिल्टोनियन में कैसी आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर की। दो कंपेयर होगी, तीसरे पे आ जाओ, तीसरी कंपेयर बड़ी सुंदर है, ये तो दोनों हल्की माड़ी वैसी बता दी, तीसरी मेन जड़ है जिस वजह से हमें हैमिल्टोनियन पढ़ना है। मतलब आपकी जो क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स है, तो जो हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन है ना, ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज कर सकते हो। वहां भी वो क्या कर रही थी, उसके लॉ को भी जस्टिफाई कर रही थी। तो एक तीर से दो निशाने सज रहे थे, किससे, हैमिल्टोनियन से। ये क्लासिकल में भी वही काम कर रही है और ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स में भी वही काम कर रही है, लेकिन लैग्रांजियन क्वांटम में काम नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि इसके जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट, याद है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमने कुछ पढ़ा था, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन जो हैमिल्टोनियन है इसमें सब इंडिपेंडेंट, सब क्या है, स्वावलंबी है। चलो देखो, लैग्रांजियन फंक्शन फेल्स टू फिट इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि जो लैग्रांजियन फंक्शन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में फिट होने में क्या हो गया, फेल हो गया, ड्यू टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स के कारण। ये जो मैं भी 2 सेकंड पहले बता रहा था। हाउएवर, या जैसे भी हो, जब कभी भी हैमिल्टोनियन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है इसमें तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है। देखो पोजीशन, मोमेंटम और टाइम, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड फाउंड सुटेबल टू सोल्व क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम, और क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में भी ये क्या रहे, सूटेबल रहे, बिल्कुल अच्छे से इनसे क्या होगी, प्रॉब्लम्स सोल्व हो गई। समझ गए, यहाँ पे एक तरीके से आपकी हैमिल्टोनियन और किसकी, लैग्रांजी कंपेयर होती है। थोड़ा सा आंख बंद करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, किसकी, जिस भी डिवाइस में देख रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप या अपना टीवी, और दूसरा क्या करो, जो लीड लगा रहे हैं लीड लगाओ, मेरी बात सुनो। 3 पॉइंट, क्या पहला पॉइंट क्या है, जो लैग्रांजियन थी वो आपकी वेलोसिटी रखती थी, लेकिन हैमिल्टोनियन ने वेलोसिटी हटा के उसकी जगह मोमेंटम चिपका दिया। दूसरा जो लैग्रांजियन थी वो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन देता था और हैमिल्टोनियन फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन देता है, जो कि सोल्व करने में इजी होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, जो लैग्रांजियन है उससे हम क्वांटम मैकेनिक्स सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन हैमिल्टोनियन से हम क्वांटम मैकेनिक्स से प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया।
अब आपकी जो सिलेबस की पहली हेडिंग है उस हेडिंग की तरफ चलते हैं, फेज स्पेस। फेज स्पेस हालांकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्लियर कर चुका हूं। जो क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो, पहली वीडियो जिन्होंने देखी है, पहली दूसरी तीसरी, लगभग 6-7 वीडियो हम डाल चुके हैं। बाकी हम 1-2 दिन में उसकी भी स्टार्ट करें। अभी तो मेरा टारगेट है 6-7 दिन में डेली इस बुक की 2-2 वीडियो डाल के क्या करूं, खत्म करूं इस बुक को जल्दी। ठीक, बहुत दिन मैंने बहुत लंबी छुट्टी ले ली है, जो कि कारकतः मुझे छुट्टी ज्यादा लंबी नहीं लेनी थी। इस चीज से आप समझ गए कि हमारे फेज स्पेस क्या था सर, हम नहीं समझे। वो वीडियो देखिए, नहीं देखी। अरे यार, हमारे पास पहला होता है पोजीशन स्पेस, याद है, जिसमें हम किसी बॉडी की पोजीशन के बारे में बताते थे, आया याद। एक होता था मोमेंटम स्पेस, जिसमें मोमेंटम के बारे में बताते थे। पोजीशन में 3 कोऑर्डिनेट होते थे और मोमेंटम में 3 कोऑर्डिनेट होते थे, एक्स के एक्सिस, वाई के एक्सिस और जेड एक्सिस के होते थे। जब इन दोनों को कंबाइंड कर देते थे तो क्या बनता था, फेज स्पेस। सेम वही तो है, बस यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन चेंज करने की कोशिश की है। अगर आपके याद ये डेफिनेशन नहीं रहती तो आप जो क्वांटम में पढ़ रहे हो वो जाके चिपका सकते हो। क्या क्वांटम नहीं पढ़ रहे, सॉरी, आप पढ़ रहे हो स्टेटिस्टिकल, तो स्टेटिस्टिकल में जाके चिपका सकते हो उसे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चले आगे, चलो अब फेज स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। स्टेटिस्टिकल पढ़ रहे हो, दूसरी क्वांटम बोल गया बाय मिस्टेक, क्योंकि क्वांटम भी आपके 2-4 दिन में मैं शुरू कर दूंगा। देखो, वी नो द लैग्रांजियन इक्वेशन इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानते हैं कि जो लैग्रांज इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अरे डी बाई डी टी हो गया एक बार और फिर ये हो गया, तो L का पहला है फिर दूसरा, 2 बार ना हो गया तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ना होगी। ठीक, सो फॉर इट्स सॉल्यूशन, इसलिए इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके सरलीकरण के लिए, ठीक, वी नीड टू एन इनिशियल कंडीशन। भैया जितने ऑर्डर की होती है उतनी चाहिए। अब आपको पता है आपका क्या है, कर्ली L अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, और इसका फिर टी के रेस्पेक्ट में है, और माइनस कर्ली L अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। भैया एक इसके अलाउ, किसके किसके, वेलोसिटी के, और एक पोजीशन के अलाउ, तो कम से कम 2 तो चाहिए। अब आपको याद हो यहाँ पे हम क्यू के डॉट लेके चल रहे थे, तो यानी कि बहुत सारी वैल्यू इसकी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारी क्या, एन वैल्यूज इसकी हो सकती है, एन वैल्यूज इसकी हो सकती है। तो मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए, एन। एन तो क्यू जे मिल लो, चाहे यहाँ पे के लिख लो, जे लिख लो, आई लिख लो, आपको पता है। क्यू के अलोंग, और क्यू के डॉट के अलोंग, और एन ही चाहिए क्यू के अलोंग वैल्यू, तभी तो मैं सोल्व कर पाऊंगा। यही तो लिखा, वी नीड टू एन इनिशियल कंडीशन विच इज गिवन बाय एन, तो चाहिए क्यू के लिए, और एन चाहिए क्यू के डॉट के लिए। के मान लो मैंने जे लिख दिया, के मान लो, कुछ भी मान सकते हो, इससे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो टोटल कितनी कंडीशन चाहिए मुझे, 2n कंडीशन चाहिए। देखो, इन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स वी वर्क इन कॉन्फिगरेशनल स्पेस। आपको याद है हमने 2-4 वीडियो पहले कॉन्फिगरेशनल स्पेस पढ़ा था, तो हम लैग्रांजियन में जो स्पेस लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना, लैग्रांजियन की हमने 3 कंपेयर पढ़ ली थी हैमिल्टोनियन से, चौथी कंपेयर आ गई। लैग्रांजियन में जो स्पेस लेते हैं हम, वो स्पेस कौन सा है, कॉन्फिगरेशनल। कौन सा, कॉन्फिगरेशनल। सर कॉन्फिगरेशनल स्पेस क्या है, जो मेरे से इससे पहले देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा, जिनके याद नहीं रहा अभी वीडियो पॉज करो, पहले कॉन्फिगरेशनल स्पेस की वीडियो देखा, अभी आपने नोट्स पलटो, कॉन्फिगरेशनल स्पेस देखो, और फिर क्या करो, आगे चलो। ठीक, इन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स वी वर्क इन कॉन्फिगरेशनल स्पेस एट एनी टाइम। कॉन्फिगरेशनल स्पेस ओनली गिव्स अस एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब भैया कॉन्फिगरेशनल स्पेस की एक समस्या थी, लैग्रांज इक्वेशन में मोमेंटम, वो आपकी सॉरी पोजीशन आ रही है और वेलोसिटी आ रही है, लेकिन जो कॉन्फिगरेशनल स्पेस था वो केवल और केवल पोजीशन के बारे में बताता था, उसमें वेलोसिटी का कोई भी लेना देना नहीं था, वेलोसिटी हम अपने पास से मानते थे। तो यही तो लिखा, कॉन्फिगरेशन स्पेस ओनली, केवल
gives us n generalized coordinates and n generalized velocity we need from outside। तो जो जनरलाइज वेलोसिटीज थी n, वे हम बाहर से यानी कि अपने मन से, बाहर से कहां से, अपने दिल से मानते थे। ठीक, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए we need to extend the concept of configurational space। हमें कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस का जो कॉन्सेप्ट मानना पड़ा है उसे हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उसे और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया हमें चाहिए तो कितने n इसके लिए सोल्व करने के लिए, लेकिन जो हमने कॉन्फ़िगरेशनल एज्यूम किया था कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, वो केवल पोजीशन के अलोंग दे रहा था, वेलोसिटी के अलोंग हमें बाहर से मानना पड़ रहा था। तो हमें एक ऐसा स्पेस मानना पड़ेगा जो इसके अलोंग भी दे और इसके अलोंग भी दे। तो हमने यही तो लिखा, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से बाहर आने के लिए वी नीड टू एक्सटेंड, हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, दायरा बढ़ाना पड़ेगा, किसका, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस के कॉन्सेप्ट का। एंड और वी इंट्रोड्यूस, और हमने दायरा बढ़ा के एक नया क्या लिया है, कोऑर्डिनेट लिया है। वी इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पीजे नोन एज जनरलाइज्ड मोमेंटम, जिसे हम जनरलाइज्ड मोमेंटम कहते हैं। यहाँ पे के मानना, तो यहाँ भी क्या मान लो, के ही मान लो। ठीक, क्या, नोन एज जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो अपने इस दायरे को बढ़ाते हुए हमने एक क्या मान लिया, नया इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मान लिया मोमेंटम के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो अब हमारे पास क्या मिल गया, एक नया स्पेस मिल गया। कौन सा, जिसमें एक नया कोऑर्डिनेट हमने डाल दिया मोमेंटम वाला। तो वो स्पेस क्या कहलाया, फेज स्पेस। यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस वी कैन इमेजिन अ स्पेस, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं स्पेस की इन 2n डायमेंशन, 2n डायमेंशन में। 2n मतलब एक जो किसे रिप्रेजेंट करे पोजीशन को, और दूसरी रिप्रेजेंट किसे करे, वेलोसिटी को। नहीं बेटा, दूसरी रिप्रेजेंट करेगा मोमेंटम को। अब हमने क्या मान लिया, मोमेंटम को। यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशनल था इसमें पोजीशन का लेना देना था, और आपका किसका लेना देना था, वेलोसिटी का। कॉन्फ़िगरेशनल में वेलोसिटी माननी नहीं गई, जो बड़ी समस्या थी। तो हमारे हैमिल्टोनियन ने एक नया स्पेस एज्यूम कर लिया और अपना ही एक नया फॉर्मूलेशन एज्यूम कर लिया कि वेलोसिटी हटा, वेलोसिटी की जगह मोमेंटम चिपका दो, और वो मोमेंटम को लेके एक नया स्पेस मान लो जिसमें एक कोऑर्डिनेट तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा और एक कोऑर्डिनेट मोमेंटम को। तो कितना हो गया, 2n, n प्लस n ऐसे डायमेंशनल इन विच ए कंप्लीट डायनामिकल स्पेसिफिकेशन, जिसमें किसी भी बॉडी की क्या कंप्लीट डायनामिक मतलब मोशन वाली स्पेसिफिकेशन। मोबाइल की क्या स्पेसिफिकेशन है, उसकी सारी क्वालिटी ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम इज गिवन बाय ए पॉइंट हैविंग 2n कोऑर्डिनेट्स q1 q2, और ये देखो पोजीशन होगी n तक और मोमेंटम हो गया n तक। सच अ स्पेस इज नोन एज 2n डायमेंशनल फेज स्पेस। यानी कि हमने क्या करा, एक ऐसा स्पेस मान लिया 2n डायमेंशनल जो किसी भी बॉडी की पूरी डायनामिकल स्पेसिफिकेशंस बता दे। तो वही फेज स्पेस क्या कहलाता है, वही 2n डायमेंशनल स्पेस क्या कहलाता है, आपका फेज स्पेस कहलाता है। उसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, q1 q2 q3 qn तक, n कोऑर्डिनेट से होगी। फिर मोमेंटम क्या, p1 p2 p3 कहां तक, pn तक। n मोमेंटम के होंगे तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2n। तो इसी वजह से 2n डायमेंशनल फेज स्पेस बोला जाता है। चलिए, इससे अब मिलेंगे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।